नमस्कार दोस्तों। इंडिया और सऊदी अरबिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 11 बिलियन डॉलर तक का खर्चा आने वाला है। इंडिया सऊदी अरबिया और यूएई को कनेक्ट करने के लिए अंडर सी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने वाला है ताकि मिडिल ईस्ट को ग्रीन एनर्जी सप्लाई की जा सके। आसान भाषा में कहूं तो तीनों देश मिलकर अपने नेशनल पावर ग्रिड्स को कनेक्ट करने वाले हैं ताकि भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। एंड ये बेसिकली आपको बता दूं, पीएम मोदी जी के एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का ही पार्ट है, जिसके फर्स्ट फेज के रूप में इसे इंप्लीमेंट किया जाना है। सो इसी को लेकर रिसेंट ये खबर सामने आई है, सऊदी अरबिया एंड यूएई सेट टू इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया, और इसके लिए इंडिया 90,000 करोड़ रुपीज स्पेंड करने वाला है टू सेटअप अंडर सी पावर ट्रांसमिशन लाइंस टू सऊदी अरबिया एंड यूएई। इसको लेकर हमारे पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ब्रीफ में जानकारी दी है कि किस देश को कनेक्ट करने में कितने किलोमीटर्स की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी और कितना खर्चा उस प्रोजेक्ट में आने वाला है। आपको बता दूं, ये ट्रांसमिशन लाइन हमारे इंडिया के गुजरात के कांडला पोर्ट से शुरू होने वाली है और अरब सागर होते हुए यूएई को कनेक्ट किया जाएगा और उसके आगे फिर सऊदी अरबिया तक ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरबिया या फिर कहें कि मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने वाला जो सागर है वो अरब सागर है, जो कि इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है। तो इस बड़े महासागर से होते हुए ये ट्रांसमिशन लाइंस अंडर सी बिछाई जाएंगी, जिनकी गहराई तकरीबन 3.5 किलोमीटर की डेप्थ तक होने वाली है। और इंडिया से यूएई तक ये रहने वाला है आपका 1400 किलोमीटर, जिसकी कॉस्ट होने वाली है 4.35 बिलियन डॉलर। और ऐसे ही फिर इंडिया से आगे सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करने के लिए टोटल लंबाई हो जाती है 1700 किलोमीटर, यानी कि 1700 किलोमीटर, जिसकी टोटल कॉस्ट आने वाली है 5.5 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, 5.5 बिलियन यूएस डॉलर। और जब ये ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो तकरीबन तकरीबन 2 गीगावाट की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम लोग सप्लाई कर पाएंगे या कहें कि ट्रांसमिट कर पाएंगे सऊदी अरबिया और यूएई को। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ये देखा जाए तो इतना ज्यादा खर्चा लगाने के बाद, तकरीबन 11 बिलियन डॉलर का खर्चा लगाने के बाद भी हम लोग 2 गीगावाट ही सप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम कुछ थोड़ा बहुत पैसा और इन्वेस्ट करके इसे 8 से 10 गीगावाट किया जाना चाहिए था। खैर, अभी इसके बारे में अधिक जानकारी बाहर नहीं आई है, बस थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स ही हमारे सामने आई है। एंड ये प्रोजेक्ट कितना सिग्निफिकेंट है, कितना महत्वाकांक्षी है दोनों देशों के लिए, इस बात का अंदाजा आप इस न्यूज से लगा सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी अरेबिया एंड यूएई के लीडर्स आपस में कई बार मीटिंग्स कर चुके हैं। इवन सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी 2 बार इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग्स कर चुके हैं। एक बार पहले की थी, एक बार अभी G20 जो समिट हुआ है उसी दौरान, जब एमबीएस इंडिया में स्टेट विजिट पे आए थे, तब इसको लेकर नेगोशिएशंस या कहें कि एग्रीमेंट्स किए गए थे। एंड 2024 में भी इसको लेकर हमने एक फाइनल एग्रीमेंट किया था, नेगोशिएशन जो है की थी, या कहें कि जो फिजिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो सारी प्रायिकताएं एंड औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। तो यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड की ये न्यूज है। पावर ग्रिड प्लान प्लान्स रुपीज 400 बिलियन रुपीज सबसे लिंक विद मिडिल ईस्ट। तो जो हमारा वन अर्थ वन सन वन ग्रिड वाला एक प्रोजेक्ट है या जो इनिशिएटिव है जिसको इंडिया ने ही शुरू किया है, उसके फर्स्ट फेज के रूप में मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करना है इंडिया से। उसके बाद मिडिल ईस्ट से अफ्रीका को कनेक्ट करना है एंड यूरोप को कनेक्ट करना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया से कनेक्ट करना है। तो आप देखोगे पूरे विश्व के अंदर एक ही ग्रिड होने वाला है। ऐसा एक ये प्रोजेक्ट हमारा है जिसको लेकर इंडिया काफी इंथुजियास्ट है और कई बार इसको लेकर बातचीत होती रहती है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने भी यहाँ पे बताया है कि इस
सऊदी अरबिया कहें या फिर मिडल ईस्ट को कहें, इनको इंडिया से कनेक्ट करने के लिए पहले ही हमने ऑलरेडी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं सऊदी अरबिया और यूएई के साथ। क्योंकि इससे पहले ये भी खबर सामने आ रही थी कि अगर हम लोग सबसे पहले इंडिया को कनेक्ट कर दे ओमान के साथ, तो ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई है ये कम हो जाएगी, क्योंकि यूएई थोड़ा सा दूर पड़ता है। अगर ओमान अगर आप देखोगे तो ये इंडिया से तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे टोटल 200 किलोमीटर की दूरी हम लोग बचा सकते थे, लेकिन कुछ रीजन रहे होंगे, शायद ओमान यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहा होगा। तो ऐसे में ओमान यहाँ से इस प्रोजेक्ट से आउट हो चुका है। यूएई एंड सऊदी अरबिया अब इन हो चुके हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बात कंफर्म हो चुकी है कि तीनों देश मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब किस देश की भागीदारी कितनी होने वाली है, शेयर कितना होगा, वो अभी सारी डिटेल आना बाकी है। जब कभी इसके ऊपर पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी तो हम अलग से सेशन जो है लेकर आ जाएंगे। खैर, अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या ये फिजिबली पॉसिबल है? क्या हम वन अर्थ, वन ग्रिड एंड वन सन के जो कॉन्सेप्ट है उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं? क्या वो रियलिटी में तब्दील हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर आप सोलर एनर्जी की बात करते हो तो स्पेसिफिकली यहाँ पे सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल करने की बात जो है की जा रही है। वन सन यानी कि एक सन है जो कभी नहीं छिपेगा। इट मीन्स पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो आपको सन जो है दिखाई देगा ही देगा। अगर भारत के एक हिस्से में रात है तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में अवश्य ही दिन रहा होगा। तो ऐसी कंडीशंस हमारे पास में है। तो ऐसे में हम सूर्य की जो एनर्जी है उसके आउटपुट का हम लोग 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये एक प्रोजेक्ट है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। चलो यहाँ पे वन अर्थ या वन वर्ल्ड कह सकते हो आप। कई जगह पे आपको वन अर्थ जो है लिखा मिलेगा, क्योंकि सन नेवर सेट्स ऑन अर्थ। तो इसीलिए फर्स्ट फेज में हमको मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना भारत से। अब चूंकि भारत सोलर एनर्जी में अगर आप देखोगे एक लीडिंग ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। भारत ने बहुत सारी योजनाएं इसके ऊपर चलाई हुई हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि पीएम कुसुम योजना है, पीएम सूर्य घर योजना है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड 100% एफडीआई भी इस सेक्टर में ओपन कर दिया गया है। तो ऐसे में ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट तो है ही, और पूरे विश्व में सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया अव्वल नंबर पे है। टॉप लेवल पे हम लोग अपने आप को लेके जाने के लिए प्रयासरत हैं। और इस पर पीएम मोदी जी का भी यही कहना है कि जब एक दिन हम इसको 100% अचीव कर लेंगे तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल बेनिफिट लेके आएगा इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की या कहें कि ग्रीन एनर्जी की जो शॉर्टेज है, वो सप्लाई हमारी कम होने वाली है, वो रिड्यूस होने वाली है। क्योंकि आप देखिए, एक समय ऐसा होगा जब भारत के अंदर दिन होगा, तो भारत में हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। और जब दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रात रही होगी, जब वहां पे सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही होगी, तो हम भारत से उसको सप्लाई करेंगे, सऊदी अरबिया के माध्यम से उसको यूरोप में के अंदर भेज पाएंगे। ऐसे ही जब यूरोप के अंदर दिन रहेगा और भारत के अंदर सऊदी अरबिया में जब रात रही होगी, तो वहां से एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को हम लोग सप्लाई करके या ट्रांसमिट करके सऊदी अरबिया भेजेंगे। और वहां से सऊदी अरबिया से हम, इट मीन्स एग्जाम्पल के रूप में सऊदी अरबिया कह रहा हूं, बाकी इसमें पूरे मिडिल ईस्ट को कवर किया जाना है और उसको हम लोग भारत में या एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में ट्रांसमिट जो है कर सकते हैं। अब देखना ये भी बाकी होगा कि जो इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा कौन कौन से देश इसको ज्वाइन करते हैं, कौन कौन से देश इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। क्योंकि सऊदी अरबिया का भी भारत की तरह एक यहाँ पे गोल है या कहें कि एक टारगेट है, 2060 तक इनको नेट जीरो कार्बन यहाँ पे अचीव करना है। यानी कि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको जीरो लेवल पे लेके आना है। उसका एक ये तरीका रहता है कि जितना आप कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो उतना ही आप कंज्यूम कर पा रहे हो, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो वो नेट जीरो हो जाता है। तो उसके ऊपर कभी फिर से बात होगी, लेकिन ये एक टारगेट होता है। अलग अलग देशों ने अपना टारगेट सेट किया हुआ है। जैसे कि भारत का एक टारगेट है कि 2070 तक हमको ये अचीव करना है, 2070 तक
हमको भारत को नेट जीरो कार्बन वाला देश बनाना है। बिल्कुल ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमको शिफ्ट करना है। जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कि फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है, कोल बेस्ड एनर्जी है, उससे हट के हमको ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके अलावा विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनके ऊपर हमको काम करना है, इनके ऊपर फोकस करना है और इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे करना है। आप ये भी कह सकते हो कि क्या ये फिजिबल है, क्या हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे? इंडिया के कौन से टारगेट्स हैं? इंडिया ने इसके लिए अगर आप देखोगे कौन कौन सी योजना या स्कीम्स ऐसे लॉन्च की हुई हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और इसका सिग्निफिकेंट क्या है, किस तरह से इसको आप एक ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हो। तो देखिए, जो हमारे पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, इन्होंने बताया रिसेंट एक इवेंट के दौरान कि इंडिया आने वाले कुछ समय में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या कहें कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको हम रिड्यूस करने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में है वो चलते रहेंगे, लेकिन नए यहाँ पे सेटअप नहीं किए जाएंगे। गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहेगा न्यूक्लियर पावर जनरेशन पे, सोलर जनरेशन पे, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनके ऊपर रहेगा एंड विंड पावर्स पे रहने वाला है। जो ग्रीन एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उन्हीं के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस जो है रहने वाला है एंड डिप्लोमेटिक तरीके से भी यहाँ पे काम किया जाएगा। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम फ्रेम दैट गोज इनटू फाइनलाइजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी कि जो टाइम फ्रेम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को फाइनलाइज करने में उसको शुरुआत से लगने से लेकर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने तक जो टाइम फ्रेम जो समय लगता है उसको भी रिड्यूस करने का काम किया जाएगा। जो ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस हैं उनको भी रिड्यूस किया जाएगा और जो प्रिक्योरमेंट संबंधित समस्याएं हैं वो भी एड्रेस जो है की जाएंगी। क्योंकि अभी के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया है कि 13 साल से 15 साल का जो है समय लगता है, उसको 8 से 9 साल हमको लेके आना है और उसको भी फर्दर हम लोग कम करते हुए चले जाएंगे। सो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट every state not covered in seismic zone 5 should have at least one nuclear power plant, यानी कि जो जो हमारा स्टेट भारत का सेस्मिक जोन 5 के अंडर में नहीं आता है, जहां पे मीन्स भूकंप ज्यादा आते हैं, तीव्रता से भूकंप आते हैं, जिनके अंदर एक ये उम्मीद उम्मीद नहीं यार, जिनके अंदर हम ये कहेंगे खतरा बना रहता है कि वहां पे भूकंप आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, जो सेस्मिक जोन के अंदर है 5 के अंदर, वहां पे नहीं लगाएंगे। लेकिन अदर स्टेट्स के अंदर हर एक स्टेट में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, चाहे उसकी कैपेसिटी कम ही क्यों ना हो। तो दिस इज द एम्बिशियस प्लान जो कि ग्रीन एनर्जी के फील्ड में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। तो उसके बाद उस एनर्जी को जो हमारे पास एक्सेस है उसको सप्लाई भी कर पाएंगे दूसरे देशों को। अब आप ये मत कहना कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। हम हमारे यहाँ पे फ्रिक्वेंट कट्स देखने को मिलते हैं लाइट के, चाहे रूरल एरिया की बात कर लो चाहे अर्बन एरिया की बात कर लो। हम अभी भी आपको बता दूं, श्रीलंका को, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब देशों को इलेक्ट्रिसिटी आज भी इंडिया सप्लाई कर रहा है, ट्रांसमिट उनको कर रहा है, या आसान भाषा में कहूं तो उनको बेच रहा है। तो ऐसे में जब हमारे पास एक्सेस एनर्जी हो जाएगी, सोलर पावर के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा, या कहें कि उसमें हम महारत हासिल कर लेंगे, तो सऊदी अरबिया, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके बाद यूरोप के अंदर हम लोग इसको सप्लाई कर पाएंगे, उसको बेच पाएंगे। तो ये इन्हांस करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को, पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी को, एंड फैसिलिटेट करेगा क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इट्स मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स, या कहें कि दूसरे पार्टनर्स के साथ में भी ये काम होने वाला है। और आपको बता दूं, हमारा जो भारत है, भारत की जो सरकार है, उन्होंने 2024 के जुलाई महीने में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके एक्सपेंशन को लेकर, फाइनल एक्सपेंशन को लेकर एक पीआईबी यहाँ पे प्रेस रिलीज जो की थी, और यहाँ पे बताया ये गया था कि आने वाले समय में जो हमारे पास थर्मल पावर से एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं, फिलहाल के लिए वो अगर आप देखोगे ये रहेगी 217.57 गीगावाट, लेकिन 2030 तक इसको हमें 283 गीगावाट करना है। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को जो डिपेंडेंसी है थर्मल पावर प्लांट्स पे उसको भी रिड्यूस करना है। ये कहा यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन कोल बेस्ड
thermal power plants, government of India has planned to augment non-fossil fuel based installed electricity generation capacity। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उस पे हमको शिफ्ट करना है। उसके अंदर सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात कर सकते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर सकते हैं, जहां पे कार्बन का एमिशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल का यहाँ पे मतलब केवल इतना सा ही बनता है। और हमारा जो INDC है, यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो भी 50% यानी कि 50% तक हम लोग एक्यूमुलेट करने वाले हैं, जिसमें केवल ग्रीन एनर्जी ही होने वाली है। दैट इज नॉन फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस कर देंगे बाई 2030। ऑल राइट, तो कुछ योजनाएं भी इसके अंदर चलाई गई हैं जिनके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि भारत सरकार ने कौन कौन सी योजना, कौन कौन सी स्कीम्स सोलर एनर्जी को इन्हांस करने को लेकर चलाई हुई है। अच्छा, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि क्या ये फिजिबल है? क्या किसी देश ने, किसी दूसरे देशों ने अंडर सी लाइन या जो अंडर सी ट्रांसमिशन लाइन्स है उनको बिछाया है? जी हाँ। हाँ, मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स जो है दे सकता हूँ, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइज यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर सकते हो, मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर उसको बता सकते हो। तो देखिए, आपको पहला एग्जाम्पल मैं अपने इंडिया का ही दे सकता हूँ। भारत ने साल 2018 में 7.5 किलोमीटर की भारत की सबसे लंबी अंडर सी ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड, अरे यार, मतलब इंडिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था। और जो हमारा एक आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड, उसको कनेक्ट किया था, जो कि आजादी के 70 सालों बाद तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी। सोलर एनर्जी पे ही या कुछ दूसरी एनर्जी पे वहां पे डिपेंडेंस जो है हमारी थी। तो आप कहोगे कि एलिफेंटा आइलैंड कहाँ पे है, तो आपको बताऊं यहाँ पे एलिफेंटा केव्स भी हैं। ये रहा आपका नवी मुंबई, और नवी मुंबई के नीचे आप साउथ में आओगे तो ये छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैनलैंड इंडिया से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यही है एलिफेंटा आइलैंड, जहाँ पे एलिफेंटा केव्स भी हैं। और इसी को कनेक्ट जो किया गया था साल 2018 में, जो कि 7.5 किलोमीटर की भारत की सबसे लंबी अब तक की अंडर सी ट्रांसमिशन लाइन है। ऐसे ही 1773 किलोमीटर की लंबी अंडर सी केबल यूरोप को इजिप्ट से जोड़ने के लिए जो है इन देशों ने बिछाई है, या इसके ऊपर कहें कि बिछाने वाला काम शुरू हो चुका है साल 2022 में। और बड़ा पैसा, बड़ी इन्वेस्टमेंट यूरोप और इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे जो है की जा रही है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी या कहें ग्रीन एनर्जी को आपस में ट्रांसमिट यहाँ पे किया जा सके। अब केवल जरूरी नहीं है कि सोलर एनर्जी को ही आप ट्रांसमिट करोगे, नहीं, यहाँ पे आप विंड एनर्जी भी भेज सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी हाइड्रो पावर एनर्जीज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, उसको आप सप्लाई कर सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी को सप्लाई कर सकते हो। हाँ, उसमें दिक्कत ये रहती है कि लंबी दूरी तक यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है तो उसमें फिर आपको पावर शॉर्टेज का, यानी कि पावर ड्रॉप का भी खतरा रहता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, ऐसी केबल्स हमको बनानी पड़ेंगी ताकि जो पावर ड्रॉप की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस जो है किया जा सके। एंड नाउ एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया और सिंगापुर भी यहाँ पे इस सॉरी प्रोजेक्ट को लेकर निगोशिएशन में है कि हम सिंगापुर के पावर ग्रिड को इंडिया के पावर ग्रिड से जोड़ देंगे, और आगे चलकर सिंगापुर के पावर ग्रिड को जोड़ा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो समझिए कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक की कनेक्टिविटी भी होने वाली है। रिसेंट इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और न्यूज जो है मार्केट में बनी रहती है कि इंडिया, सिंगापुर और एंड ऑस्ट्रेलिया एक्टिवली यहाँ पे परस्यूइंग कर रहे हैं ग्रिड कनेक्टिविटी टू फैसिलिटेट रीन्यूएबल एनर्जी ट्रेड। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसका ट्रेड करने के लिए भी देश अब आगे आ रहे हैं। श्रीलंका को लेकर भी पीछे कुछ खबर सामने आई थी कि श्रीलंका ने भारत से यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए मना कर दिया था साल 2022 के आसपास। लेकिन अब 2025 में फिर से श्रीलंका भी यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि हम हमारे ग्रिड को इंडिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ताकि उसका बेनिफिट उनको भी हो। तो आप देखिए, पूरे इस रीजन को हम लोग
आपस में कनेक्ट करने वाले हैं और साल 2030 तक लगभग हर देश का ये टारगेट है कि साल 2030 तक हम लोग ये अचीव कर लेंगे। ठीक है। सो ये न्यूज जो है थी मार्केट में, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मुझे पता है, बट काफी सारी चीजें हमने जो है डिस्कस की हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।